वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप क्लास 11th का जो भी कोर्सेज है कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज है वो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्लास 12th का चल रहा है। अगर आपको क्लास 11th का कोर्सेज करना है तो आप द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर जो क्लास 11th का फिजिक्स का बैच है वहां पर जाकर आप रिक्वेस्ट भेजिए। आपको आईडी मिल जाएगा, वहां पर एक पासवर्ड मिलेगा, बैच आईडी मिलेगा। तो पासवर्ड आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड हमारा है PHYTFDF11, ये हमारा पासवर्ड है। आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे उस क्लासेज में, और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो हम लोग करने वाले हैं वो जो सबसे पहला लेक्चर होता है क्लास 11th का वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कोर्स ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीका से हम लोगों को आगे चलना है। साथ ही साथ हम लोग आज मैथमेटिकल टूल्स का कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखिए, ये जो मैथमेटिक्स है ये सभी एकेडमिक क्लासेज के लिए, चाहे वो 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, दोनों के लिए ये सभी के लिए, ठीक है, ये उपयोगी है। खास करके मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका वजह ये है, देखिए, कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैथ्स पढ़ना नहीं है। तो मेडिकल के स्टूडेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो फिजिक्स पढ़ते हैं तब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उसको दिक्कत आती है, तो फिजिक्स इसको बोरिंग लगने लगता है। तो ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं फिजिक्स में। आज जो हम लोग इंट्रोडक्टरी और ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है और इसका ओवरव्यू क्या है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर रहने वाला। तो ये आईआईटी फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आईआईटी फिजिक्स में जो कोर्स डिटेल हमारा है उसमें सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना होता है ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होता है। सेकंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। थर्ड हमारा होगा वेक्टर एंड स्केलर। ये तीन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ये तीन ऐसे ग्लोबल टॉपिक्स है जो सभी जो क्लासेज है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आप लोग ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो सारी पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी, और अगर ये टॉपिक पढ़े हैं तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद जो हमारा फिजिक्स शुरू होता है मेन यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक कॉमन है जो सबको पढ़ने हैं। 11th 12th एंड सॉरी जो भी चीजें हैं सबको पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा ये तीन टॉपिक। ठीक है, और ये तीन मतलब पूरे के पूरे फिजिक्स को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 6 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। पहला इसमें जो होता है हमारा वो होता है मैकेनिक्स का। ठीक है, दूसरा होता है हमारा वेव का, तीसरा होता है हमारा हीट का, और ये तीनों जो है ना वो 11th में हम लोग को पढ़ना है। और ये जो तीन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स है, ये आपको 12th में पढ़ने हैं। ठीक है, ये चीज हर चीज का हम इंपॉर्टेंस अलग अलग से आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में जो है वो क्लियर फिगर एनालाइज हो सके। तो अगर 11th की हम लोग बात करेंगे, अगर दो पार्ट में बांटते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैकेनिक्स है। इस मैकेनिक्स में हम लोगों को 14 चैप्टर पढ़ने हैं 11th में। अब देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, अगर आप चाहे तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिख भी सकते हैं। देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो बेसिकली मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अब आप देखेंगे कि मोशन जो होता है वो बेसिकली कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, प्रोजेक्टाइलिक मोशन होगा। आप दोलनी गति पढ़े होंगे, जैसे पेंडुलम का मोशन होगा। फिर क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फिर क्या होगा, रोटेशन, कोई घूम रहा है तो उसका मोशन होगा। फिर रोल करता हुआ नजर आएगा। तो जितने सारे तरह के मोशन है सब इसमें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये 14 चैप्टर कवर कर लेता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि देखिए, अगर आप बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी आपको दो तरह का होता है, एक होता है रिजिड बॉडी और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। ठीक है, तो अगर आप रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो रिजिड बॉडी क्या होता है, इसको हम सीधे साधे वर्ड में बोल सकते हैं कठोर बॉडी होता है। यानी कि वो बॉडी जिसमें अगर आप फोर्स भी लगाएंगे तो ये दबेगा नहीं, उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, अगर आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगा कि दब जाएगा। अब उसके जो पॉइंट होगा, बॉडी का जो मोलिकुल्स होगा वो एक दूसरे से चिपक जाएगा या फिर फैल सकता है। तो ये चीजें हम लोग को इसमें यहाँ पर जो 14 चैप्टर है यहाँ पे पढ़नी है। कुछ जो अब ये 14 चैप्टर कौन कौन से है, हम क्या करेंगे कि एक जो अगला लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम सारे चैप्टर्स का आप लोग डिटेल से बताएंगे, सिर्फ 11th का बताएंगे। ठीक है, 12th का भी नहीं बताएंगे आप लोगों को। ये चीज यहाँ पे है।
फिर आप वेव में क्या पढ़ेंगे, आप याद कीजिए क्लास 9th एंड 10th में दोनों जगह आप वेव पढ़े थे। क्लास 9th में साउंड वेव पढ़े थे जो एक लॉन्गिट्यूड था, और क्लास 10th में आप लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा वेव के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे। तो इन चीजों को मिला के यहाँ पर हम लोग एक बहुत सा डिटेल टॉपिक पढ़ना है वेव के बारे में, कि 2 चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को आने वाला है। फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का 4 से 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये जैसे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करता है, जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी आपके पास ये है और दूसरा बॉडी आपके पास ये है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली इधर से इधर फ्लो करेगा एक एनर्जी, दैट इज नॉन एज हीट। मतलब हीट एनर्जी क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स अब क्या है, जो हीट एनर्जी बढ़ता है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो क्या क्या हो सकता है। फिर इसी में हम लोग को पढ़ना है हीट का ट्रांसफर भी पढ़ना है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, कैलोरीमेट्री पढ़ना है। तो 4 से 5 चैप्टर बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू देंगे 14, 2, 16 और 5, यहाँ पर 21 चैप्टर, 20 से 21 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ये सारी की सारी जो है आपको आईटी भी कवर करती है, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों को दोनों यहाँ पर कवर करती है। अगर आप बाद में किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो भी ये सारी की सारी चीजें कवर करती ही करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट 12th में एक यहाँ पर क्या हम लोगों को क्या पढ़ना है, आप बेसिकली देख सकते हैं 10th क्लास का रिफ्लेक्शन, ये जो है वो 9th क्लास का रिफ्लेक्शन है। 9th में जो आप पढ़े थे उसको, इसका डिटेल है और ज्यादा वास्ट करके है। और ये 12th में आप जो पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, यहाँ पर बेसिकली चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेफ्ट चार्ज और मूविंग चार्ज। फिर इसी में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसी में आएगा अल्टरनेटिंग करंट आएगा, इसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो इसी में मैग्नेट आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उसी का वास्ट पढ़ना है। 6 से 7 चैप्टर यहाँ पे हम लोग को स्टडी करने होंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स क्या है, एक रिसेंट साइंस है यहाँ पर, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया आपका, किस तरह से काम करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरी आई थी। फिर आप एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे, ये चीजें क्या होती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है। तो ये फिर आप सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में आप पढ़ेंगे कि सेमी जो भी नया नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है ये कैसे काम करता है, सोलर सेल कैसे काम करता है, लेजर कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आप मॉडर्न फिजिक्स में 6 से 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ऑप्टिक्स का मतलब बेसिकली लाइट से है, लाइट में यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यू रिमेंबर दैट कि क्लास 10th में आप लोग लाइट का 2 प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक तो पार्टिकल था और दूसरा क्या था, वेव था। तो पार्टिकल और वेव में यहाँ पर क्या था कि एक चैप्टर पार्टिकल के लिए यहाँ पर पढ़ना है और एक चैप्टर आपको वेव के लिए पढ़ना है। तो ये 2 चैप्टर हो जाते हैं। तो क्लास 12th में आप लोगों को हो गया 7 7 14, तो 16 चैप्टर लगभग आप लोगों को यहाँ पर भी पढ़ने हैं। तो ये और ये जो क्लास 12th का चैप्टर है ये भी जेई और इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा कोर्स यहाँ पर स्टडी डायग्राम था, यहाँ पर इस तरह से हमारा सिलेबस चलने वाला है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए बेसिकली अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मैथमेटिकल टूल्स आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा स्टूडेंट के मन में कि देखिए आप फिजिक्स स्टार्ट करें तो फिर मैथमेटिक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। वेल यहाँ पर देखिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि मैथमेटिक्स ही है जो फिजिक्स की भाषा है। अब यू थिंक अगर आपको कोई चीज समझ में आ गया है, ठीक है, कोई चीज आ रहा है आपको, हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप लोग को एक्सप्रेस करना है, तो अपनी भाषा में एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपके पास भाषा नहीं रहेगा तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से है कि आपको फिजिक्स आती है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं आपका जो लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स दोनों वैसा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स और आपके लिए आपका लैंग्वेज, तो ये भी एक तरह से लैंग्वेज ही है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हैं। अब देखिए इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा तो व्हाट इज फिजिक्स, तो देखिए फिजिक्स क्या है, एक वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। फिर स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इसको पढ़ने का जो भी आपका ग्रंथ है, जो बुक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं ऑफ्टन इन आवर स्टडी। और देखिए हमारी स्टडी में क्या क्या होता है, कलेक्ट डाटा एंड परफॉर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, या फिर सिचुएशन के अनुसार अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। इन दिस एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस करते हैं कौन सा, कलेक्शन डाटा का और परफॉर्म क्वांटिटेटिव का, द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट, और ये करने में आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज जरूरी ही जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम ऑफ
बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरिएशन एंड सम स्पेशल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। अब यहाँ पे टूल्स से आपका क्या मतलब, देखिए टूल्स क्या करता है, टूल्स का बेसिकली काम होता है कि किसी भी ऑपरेशन को आसान बनाना, किसी भी जो चीज हम काम कर रहे हैं उसको आसान। सपोज दैट आपके पास मोबाइल आपको खोलना है तो आपके चाहिए टूल्स, ताकि आप उसको ओपन कर सके और किसी भी तरह का यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर सके। तो मैथमेटिकल टूल्स भी इस तरह का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से किस तरह से वेरी करता है, साथ ही साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये विदाउट ये, अब एक चीज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो जरा आप सोचिए कि आपका जो क्लास 9th में पढ़े होंगे न्यूटन्स का लॉ, वहां पर मोशन से रिलेटेड 3 ही लॉ था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब बताइए जो भी कमजोर बच्चा होगा या फिर अच्छा बच्चा होगा, सबको ये 3 लॉ पता होगा। किसी को समझ में आया, कोई रट लिया होगा, लेकिन आता सबको होगा 3 लॉ। लेकिन क्या सभी का क्वेश्चन एनालिसिस एक तरीका का होता है, क्या सभी बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, तो आंसर होगा नहीं सोल्व कर पाते। इसकी वजह क्या है कि उनको एनालिसिस पर नहीं करता है, डाटा कलेक्ट नहीं करता है। लैंग्वेज तो उसको पता है कि ये जो 3 आपका है लॉ वो पता है, बट उनको कलेक्शन नहीं किया आता है, डाटा कलेक्शन नहीं करता है, साथ ही साथ एनालिसिस नहीं कर पाता है, बिकॉज उसको मैथमेटिक्स उसका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स एक तरह से आप कैरियर बोल सकते हैं। आपके पास क्या है, फिजिक्स है, आपके पास दिमाग है, फिजिक्स का आपके पास कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप मैथमेटिक्स पर लोड कर दिए, इस फॉर्मूला पर डाल दिए मैथमेटिक्स पर, और ये पहुंचा दिया आपको रिजल्ट तक यहाँ पे। ठीक है, विदाउट ये मैथमेटिक्स आपको बीच वाला नहीं रहेगा तो आपका फिजिक्स यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा, आप रियल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी आंसर यहाँ पर टिक नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स का ये रोल होता है। अब देखिए, अब कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें ये मैथमेटिक्स नहीं आएगा, तो सभी में आएंगे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो सभी चैप्टर में प्रॉब्लम ही होने वाली है। तो आप लोग मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स में अब है कि सर ठीक है मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कितना पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स तो बहुत सारा है। क्लास 12 11 12 2 साल पढ़ाया जाता है, अगर 11th में आप देखेंगे तो 1 साल पढ़ाया जाता है। तो वेल बच्चे यहाँ पर देखिए हम लोग को इतनी चीजें नहीं पढ़नी है, हम लोग को उतना ही चीजें पढ़ना है, जस्ट लाइक अ सेल्फिश फिजिक्स वाले। ठीक है, तो हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को काम आ सकता है। ठीक है, हमारे काम का है। जैसे जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ये बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्या है। जैसे हो गया राइट एंगल टेंगल के बारे में पढ़ना है, फिर यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस टेन कोसेक सेक एटसेट्रा इस सब के बारे में पढ़ना है। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ आगे भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा। फिर आपको लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है, यानी लॉग के बारे में पढ़ना है कि लॉग को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और कुछ सम बेसिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग कैसे करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ जाता है, एपी और जीपी। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, आप लोग खुद भी यहाँ पर इन चीजों को कर सकते हैं जो चीज पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू जरूर देंगे, आप लोग को अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सीख जाएंगे और जो कि काम आने वाला है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करना है चौथा, ये करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में करना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इसका रूट्स कैसे निकालते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का ये क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो है उसका बेसिक, ग्राफ तो यू बहुत सारा है। ठीक है, विदाउट ग्राफ आप ना ही मैथमेटिक्स सोल्व कर पाएंगे अच्छे से और ना ही फिजिक्स कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को जिसकी आवश्यकता है वो चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये चीज आप देख रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन। अब ये चीजें बिल्कुल नया है, जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे उसको क्लास 12th में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, बट अगर हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो यकीनन जो आपका फर्स्ट सेकंड क्लास होगा, ठीक है, वहीं से शुरू हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। तो अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चांस है कि आप जो फिजिक्स स्टार्ट होगा कैनामेटिक्स वहाँ का फर्स्ट क्लास भी नहीं समझ पाए। तो ये डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, उतना ही पढ़ाएंगे जितना हम लोग को जरूरत है। और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में यानी कि यूज इसका क्या है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम स्लोप और टेंजेंट भी इसका निकाल सकते हैं जब हमको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। व्हाट इज स्लोप एंड टेंजेंट ये भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, जब इस पे आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। फिर इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रोसेस है वो होता है इंटीग्रेशन। तो जो हम लोग सीधा कर लिए फिर उल्टा करके पढ़ेंगे, और उसके क्या एप्लीकेशन है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है। इसके बारे में हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हिंदी वाले जो पढ़ के आएंगे नियामक ज्यामिति, तो आप लोग को पता भी होगा, लेकिन हाँ हम करेंगे जरूर कुछ अपने तरीका से, यहाँ पर देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो ये 8 टॉपिक है जो आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये चीजें। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहला इसका टॉपिक था ये था मैथमेटिकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को पढ़ना, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये देखिए ये तो आप अगर देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपके पास वो बहुत वास्ट है। क्लास 11th में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है मैथमेटिक्स में, जिसमें कई सारे चैप्टर्स आएंगे, कई सारे एप्लीकेशंस आएंगे, कई सारे फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिकली राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जो फिजिक्स में काम आने वाला है, राइट एंगल ट्रिंगल। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल क्या होता है। देखिए राइट एंगल ट्रिंगल क्या होता है, एक वैसा ट्रिंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक वैसा ट्रिंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रिंगल बोलते हैं। जैसे इस ट्रिंगल में देखिए ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर चलते हैं, ये एक ट्रिंगल है और इसका जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, और ये है थीटा, ये भी थीटा है, इसको भी मान सकते हैं कोई एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले अब ट्रिंगल में क्या होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों को सबसे सिंपल चीज ध्यान रखना है, देखिए जो एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने का जो साइड होता है, इसके ठीक सामने का कौन सा है, ये वाला, ये आपका होता है हाइपोटेनस, ठीक है। हमेशा किसी भी एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए इस 90 डिग्री एंगल के अलावा दो एंगल आपको बच गया है, एक ये वाला और एक नीचे वाला। अब यहाँ पर आप जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, सपोज दैट आप यहाँ पर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, कोई इस एंगल को भी कंसीडर कर सकता है। तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके एंगल के ठीक सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको किया गया है तो ये परपेंडिकुलर, और बाकी जो एक बचा इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये तीन चीजें आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा H होता है, कौन सा P होता है और कौन सा B होता है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लिख भी लीजिए बगल में अपने कॉपी में, ठीक है, इन चीजों को हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है हमारे पास वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है, वेल नॉन, ये आप लोगों को पता ही होगा ये फैक्ट, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब आप देखेंगे जो कोसेक होता है वो साइन का होता है उल्टा। तो साइन है कितना, P/H, तो कोसेक हो जाएगा H/P। सेक कितना हो जाएगा, H/B, और टेन हो जाएगा B/P, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा यहाँ पे, ठीक है। ये आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे टेन नहीं कॉट होगा, ये गलती से आप लोगों को यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया, ये कॉट होगा, और यहाँ पे होगा आपका टेन, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे आप टेन कर लीजिए, टेन थीटा। तो ये चीजें है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, या फिर कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1/sin थीटा। इसका रिवर्स सेक थीटा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग याद रखेंगे इसको। नौ, एक और चीज, इसको देखने से पहले हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये है कि देखिए एक होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे स्लाइड तो नहीं है बट आप लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। हम यहाँ पर वेट करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे ये जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो स्लाइड है, इसको लिखने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा जरूर लिख लेंगे यहाँ पे, कि अपना बना के इसके बाद जस्ट उसके बाद अगला स्लाइड पे जाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यही राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि जो पी स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एच स्क्वायर के बराबर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये तीनों में रिलेशन हो गया पी बी और एच में, कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से एच निकाल सकते हैं। मान लेते हैं बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम पी निकाल सकते हैं।
अब मान लेते हैं बी और एच दिया हुआ है तो पी निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलिए एक यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों को घर से करना है। एक आपके पास है ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है। यहाँ पर ये आपका है 90 डिग्री, इसको, और ये जो साइड है आपका, ये साइड आपका है 5, ये साइड, और ये साइड है आपका 6। तो आप, और ये एंगल आप लोगों को दे रखा है थीटा। क्वेश्चन समझ में आया? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 6 है, और ये एंगल दे रखा है थीटा, ये 90 डिग्री है। तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, और टेन थीटा क्या होगा। ये सारी चीज़ों का वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका फोटो क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे आप लोग, ठीक है, एप्लीकेशन पे जाकर वहाँ सबमिट करेंगे, हम आप लोगों को चेक कर लेंगे आपका ये आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को बेसिकली याद ही होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा चलिए एक चीज, आप जो सेकंड नंबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप प्रूफ करके दिखाएंगे, कॉपी में करेंगे इसका प्रूफ। इसको लिखने के बाद 11 नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ 2 नंबर, ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, और कितना नंबर लिखेंगे, 2 नंबर आप लोगों को प्रूफ करना है। चलिए एक हिंट हम दे देते हैं प्रूफ करने से पहले, देखिए कैसे प्रूफ करना है। यहाँ पे ये आपका क्या है, LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। तो बी अपॉन पी का यहाँ से कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग को एक बार कर लेना है, ये आप लोग को आ ही रहा होगा बट एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। फिर आपका है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला, ठीक है, ये तीनों है आपका कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला। फिर यहाँ पर 7 नंबर में साइन एन पाई प्लस थीटा, ये इक्वल होता है -1 टू द पावर n साइन थीटा के। ये साइन एन पाई प्लस थीटा ये इक्वल होता है -1 टू द पावर n साइन थीटा। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, तो क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये क्लियर होगा कि ये सारी फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं। देखिए ये सारी फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस पर आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर रखे हैं क्लास 10th में। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, ये चीजें -1 पर इतना। फिर cos n पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है -1 टू द पावर n cos थीटा। एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे इस बीच में शामिल करेंगे 9 नंबर में, ठीक है, अब ये 9 आ जाएगा तो फिर 10 11 12 तक चले जाएगा। यहाँ पर शामिल करेंगे tan n पाई प्लस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan, आप लोग लिखिए कॉपी में, यहाँ पर लिखिए tan n पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है सिर्फ tan थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, सिर्फ tan थीटा, -1 टू द पावर n नहीं होता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, tan n पाई प्लस थीटा, जैसा कि यहाँ पे cos n पाई प्लस थीटा है उसी प्रकार से tan n पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है सीधा tan थीटा होता है, ठीक है, सीधा tan थीटा आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक है साइन माइनस थीटा, यानी कि निगेटिव एंगल रहेगा तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा ये बाहर आ जाता है। और कॉस में अगर माइनस रहता है एंगल में तो ये माइनस गायब हो जाता है, ठीक है, विलुप्त हो जाता है ये माइनस। उसी प्रकार से टेन में अगर माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और चीज यहाँ पे देखिए साइन में बाहर आ जाता है तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक में भी बाहर आ जाता है। अब कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक में क्या होता है कि सेक में भी विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बाहर आ जाता है। तो ये आपका 12 फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये काम आएगा आप लोगों को फिजिक्स में कई बार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी बता चुके हैं आप लोगों को कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन हम यहीं पे आ गया है, ठीक है, स्लाइड अब आ गया है तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। हम कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग खुद से करेंगे। चलिए फाइंड द वैल्यू साइन 120 का वैल्यू आप लोगों को बताना है। अच्छा एक और यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क ये है कि आप अपने कॉपी में इस स्लाइड के बाद, ठीक है, इस स्लाइड के बाद आप वैल्यू चार्ट जरूर लिखेंगे, उसके बाद अगला साइड पे बढ़ेंगे। यहाँ पर वैल्यू चार्ट में कितना कितना का वैल्यू आता है, 0 डिग्री का वैल्यू आएगा, 30 डिग्री का वैल्यू आएगा, फिर आपको आएगा 45 डिग्री का वैल्यू आता है वैल्यू चार्ट में, आप लोग के पास होगा। फिर आपको कितना डिग्री का आएगा,
ये आएगा, फिर आपका 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, और फिर आएगा आपको 90 डिग्री का वैल्यू आएगा। क्या इसके अलावा किसी का भी वैल्यू आप लोगों को पता है? तो आंसर होगा कि नहीं पता है। ठीक है, कोई भी साइन है, चाहे कॉस है, टेन है, इसमें इसी एंगल का वैल्यू आप लोगों को पता होता है, 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इसके अलावा बहुत सारे एंगल्स हैं जिनका वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आपसे पूछा जाएगा 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 15 डिग्री का, साइन 20 डिग्री का, साइन 50 डिग्री का, तो उसका भी वैल्यू होता है, लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो ये वाला फॉर्मूला सब है ना, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये तीन और ये तीन, ये तीनों काम करता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि साइन 120, अभी तक तो आप लोग नहीं निकाले होंगे साइन 120 का, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ यही पता है। तो सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है साइन 120, यानी इनके अलावा एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो साइन 120, ठीक है, आप देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब 180 डिग्री पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है? पाई जो है इसका वैल्यू होता है, आप एक तो पढ़े होंगे पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7, ये सही है, लेकिन पाई का वैल्यू अगर डिग्री में आप लोग बात करेंगे, डिग्री में ये 180 डिग्री होता है। नोट कर लीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो आप इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप 180 को आप पाई लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके बगल में 1 इंटू पाई लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू पाई माइनस 60 डिग्री, ये चीज। अब अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्मूला पे आ गया है, साइन एन पाई प्लस थीटा, साइन ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला साइन एन पाई प्लस थीटा, यहां पर क्या है आपको, साइन एन पाई, एन के जगह पे है आपका 1, ठीक है, एन के जगह पे कितना है, 1 है, और थीटा के जगह पे है माइनस 60 डिग्री ना, आप 60 नहीं लेंगे, माइनस 60, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है तो माइनस 60। तो साइन एन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका -1 टू दी पावर एन साइन थीटा। तो -1 टू दी पावर एन साइन थीटा अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो -1 टू दी पावर एन, यानी एन के जगह पे 1 और साइन थीटा के जगह पे -60 डिग्री, ये चीज आ गया। अब -1 टू दी पावर एन का वैल्यू कितना होगा, -1 आएगा, ये आ जाएगा -1। और देखिए -60 डिग्री है, तो इस माइनस को आप बाहर निकाल देंगे तो माइनस माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस हो गया और बच गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आपको वैल्यू चार्ट में देखिए √3/2, इसीलिए साइन 120 का आंसर हो गया √3/2 के बराबर। तो यहाँ पर जो चीज हम लोग फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग इस तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे, साइन कॉस और टैन वाले का, ठीक है, यही एन पाई वाले का हम एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसी प्रकार से आप लोगों को cos 75 डिग्री का निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 75 को लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 30, यानी कि 360 इंटू 2 कितना होगा, 720 हो गया, और 750। अब 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई होता है 180, तो 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई प्लस 30, फिर से आ गया किस पर, cos n पाई प्लस थीटा पे आ गया। अब cos n पाई प्लस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये cos n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर n cos थीटा। तो आप इसी फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर देखिए, कितना बड़ा बड़ा जो एंगल है ना, ये तीनों फॉर्मूला साइन n पाई प्लस थीटा, cos n पाई प्लस थीटा और tan n पाई प्लस थीटा, ये अगर आप लोगों को पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जो बड़ा बड़ा जो एंगल होता है उसका भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, जो आप लोग को अब तक नहीं आता था। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चीज है, आप लोग सीख रहे हैं। इसी फॉर्मूला पर रख दीजिए -1 टू दी पावर 4 1 cos 30, यानी कि √3/2, इसका भी वैल्यू आ जाएगा। अब है टेन 1830 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10, और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 180, 10 इंटू 180 प्लस 30, यानी 1800 प्लस 30, तो इसको आप 10 पाई लिख सकते हैं आसानी से, तो 10/30, और साइन 10 n पाई प्लस थीटा होता है, सीधा होता है tan थीटा, यानी कि इसका tan 30 कह लो 1/√3, ये आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर आप कुछ होमवर्क नोट कीजिए कि आप लोग खुद से कुछ प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए लिख लीजिए साइन, आपको पहला क्वेश्चन में लिखना है, वैल्यू निकालना है साइन 1860 डिग्री, ठीक है, साइन 1860, 1860, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, साइन 1860 पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कॉस 350 डिग्री, कॉस 350 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, tan 3630 डिग्री, यानी कि 3630, ठीक है, 3630 डिग्री, tan 3630 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन था साइन 1860 और सेकंड क्या था आपका कॉस 350 था, आई थिंक दैट जो भी लिखाए हैं, और यहाँ पर क्या था tan 3630 डिग्री। इस तीनों का वैल्यू आप लोगों को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों आप करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग देखिए जो भी रिस्पॉन्स होता है आप लोग एप्लीकेशन पे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आप लोगों को क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या ये है। और लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा हम लाइव आएंगे, ठीक है, और आपसे पहले डॉट पूछ लेंगे और इसी तरह का लेक्चर डाल लिया करेंगे, क्योंकि जो लेक्चर लाइव क्लासेस में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है, फिर इंटरनेट भी यहाँ पर डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लेक्चर को हम अपलोड ही कर देंगे आप लोगों के लिए। बस लाइव आके आप लोग अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कहाँ पर क्या दिक्कत हुआ था, वो चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।